अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं। एक तो सवाल ऐसा आया कि हम कोई भी आरिफाना कलाम कैसे लिखें। आप लोग भी जहन में रखें और कहीं से भी कोई सवाल करें शायरी के हवाले से, आरिफाना कलाम कैसे लिखें। कुछ लोगों के और भी अलग अलग सवालात थे। आज जनाब आलम सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आलम सिद्दीकी साहब एक बेहतरीन शायर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका नाम आज इलाके में गूंज रहा है। तो आलम सिद्दीकी साहब के जहन में जो सवालात उठ रहे हैं, मैं आलम सिद्दीकी साहब से कह रहा हूं कि आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो करें, मैं जवाब दूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छी शायरी करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वक्त नहीं मिल पाता है, और ख्वाहिशें ऐसी है कि दूसरी तैयारियों की तरफ गामज़न है, वक्त नहीं निकाल पाना ये बड़ी मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं कि सर से ये जानना चाहूं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम अपनी शायरी को कैसे निखार सकते हैं, ये सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कह दिया और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आजकल जो लिखने वाले हैं वो लिखना चाहते हैं, बहुत लिखना चाहते हैं, लेकिन मुताला करना नहीं चाहते हैं। वो अपनी शायरी में ऐसे अल्फाज ले आते हैं जिनके बारे में उनको खुद ही नहीं पता हो। याद रखें, शायरी मकबूल तभी होगी जब उसमें जो आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो लोगों के दरमियान मकबूल हो। अब आप डिक्शनरी देखते हैं, काफ़िया को मिलाने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज ले आते हैं जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता है। जाहिर सी बात है, आप कहाँ तक उसमें समझौता कर पाएंगे। तो आप ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो आजकल के दरमियान आजकल चल रहे हों। सबसे पहली बात ये हुई, कम से कम 20 गज़लें पढ़ें तब एक गज़ल लिखने का सोचें। 20 गज़ल पढ़ें तब कुछ लिखें। ऐसा नहीं कि बस लिखना शुरू किया तो लिख ही रहे। 2 बातें कही। तीसरी बात ये है कि शायरी की नहीं जाती है, शायरी हो जाती है। अगर हम इरादा बनाकर बैठते हैं कि जा रहे हैं और जाने के बाद हम 1-2 गज़ल लिख लेंगे तो वो शायरी बेहतर नहीं होगी। शायरी जो हमको अंदर से परेशान करती है, हमको अंदर से परेशान कर देती, बेचैन कर देती है कि हम बाहर आएँ, तो वो शायरी होती है। अब एक सवाल कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो शायरी हमारे हमको कभी बेचैन ही नहीं करे। तो बेचैन करने के लिए क्या होता है, आप सोचें, आप फ़िक्र के समुंदर में गोते लगाएं। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आप बहुत सोचेंगे ऐसी जगहों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे टॉपिक्स को आप जहन में लाएंगे जहां लोगों की निगाहें कम जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ख्याल ऐसा ज़रूर होगा जो आपको अंदर से बेचैन कर देगा। आप बैठे बैठे तो कोई ख्याल बेचैन नहीं करता है। तो शायरी वही कर सकते हैं जो गहरी सोच रखते हैं, जो हर चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि शायरी जो है करने के लिए शायरी की नहीं जाती, हो जाती है। तो शायरी करने के लिए पहले 20 गज़लें या उससे ज़्यादा पढ़ें। और मैं अपनी बात बताना चाहता हूं सर कि मैं बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो संजीदा शोरा में शुमार किए जाते हैं, उनकी शायरी को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका। सारे शोरा को पढ़ने के बाद फिर उसमें अपना अलग कैसे पहचान बनाए, क्योंकि जिनको पढ़ेंगे ये लाजमी है कि उनका असर, उनका रंग गालिब आ जाएगा मुझ पे। तो ये सर जानना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल रहा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और ये सवालात हो सकते सवालात में एक ये भी बहुत अहम सवालात में से एक है कि अगर हम सिर्फ़ इक़बाल को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी शायरी में इक़बाल का रंग आ जाएगा। गालिब को पढ़ेंगे तो गालिब का रंग आ जाएगा। सिर्फ मोमिन को ही हम पढ़ेंगे तो मोमिन का रंग आ जाएगा। तो मैंने 20 गज़लें जो आपको पढ़ने को कही हैं वो किसी एक शायर की नहीं, आप मुख्तलिफ़ शोरा की गज़लें पढ़ें, तब आपकी शायरी में एक अलग निखार आएगा। जाहिर सी बात है हम अपने असातिज़ा शोरा से अलग होकर कुछ नहीं लिख सकते। अगर मेरे अंदर गालिब का रंग आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इतने शोरा पहले जा चुके हैं, उनसे अलग रास्ता बनाना ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा तो नासिर काज़मी ही कर सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़ ही कर सकते हैं, अहमद फराज ही कर सकते हैं। तो अहमद फराज भी हैं या फैज़ अहमद फैज़ भी हैं।
ایسا نہیں کہ ان کا رنگ ان کا ذاتی رنگ ہے، نہیں، ان کا رنگ ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی رنگ سے جڑا ہوا رنگ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے اپنی الگ پہچان بنے تو ایک شاعر کو کبھی نہیں پڑھیں، کبھی نہیں۔ آپ مختلف شعراء کو پڑھیں۔ اگر آپ کو نظم میں دلچسپی ہے تو نظم میں کسی ایک شاعر کو نہیں، بہت سارے نظم کے شاعر ان کو پڑھیں۔ جدید شاعری میں دلچسپی ہے تو کئی شاعروں کو ایک ساتھ پڑھیں، ابن انشا ہے، ناصر کاظمی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی شاعری کسی دوسرے کے رنگ میں پوری طرح سے نہیں رنگیں گی، اور یہی آپ کی شناخت ہوگی کہ آپ کی شناخت بچی رہے گی، آپ اپنی ایک نئی پہچان بنائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ایک اور بات ہے، جیسے کہ بہت سارے ایسے ادیب یا شاعر ہیں جو بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن بہت سارے کتابوں کے مصنف ہونے کے باوجود وہ اسٹیج پہ بہتر ڈھنگ سے بول نہیں پاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک بھی کتاب کے مصنف نہیں ہیں لیکن بہت بہتر ڈھنگ سے بول پاتے ہیں۔ تو اس کو سر کیسے اپنے اندر اس طرح کی صلاحیت پیدا کی جائے جو بہتر ڈھنگ سے آڈینس کے سامنے، عوام کے سامنے اپنی باتوں کو بہتر ڈھنگ سے پہنچائے؟ چلیے، بہت اچھا سوال رہا، اور یہی سوال میں نے اردو کے ایک بہت بڑے شاعر سے کیا تھا، جناب نعمان شوق صاحب سے۔ دوحہ قطر کے پروگرام میں ہم دونوں تھے، وہاں میں نے یہی سوال کیا تھا کہ دیکھیے ایسے سو لوگ ہیں جو مطلب شاعری میں زیرو ہیں، لیکن وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو ہیرو بن جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو لوگ واقعی شاعری کرتے ہیں وہ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو شاعری کرتے ہیں وہ پروفیشنل شاعری ہوتی ہے ان کی۔ اب میں آپ ہی کو بتاؤں کہ آپ نے کبھی بھی کسی شاعری کا ریہرسل کیا ہے گھر پہ کہ ہم کو وہاں جانا ہے تو ہم کو ہاتھ ایسے بھاجنا پڑے گا، یہ شعر کرنا پڑے گا، ہاتھ کو ایسے کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا؟ آپ نے کیا ہے؟ نہیں، کبھی۔ لیکن میں ایسے بہت سارے شاعروں کو جانتا ہوں کہ وہ جب جاتے ہیں شاعری پر اپنی 3 ویڈیو گھر پہ بناتے ہیں، پہلے تیاری کرتے ہیں، وہ ریہرسل کرتے ہیں جس طرح ڈرامہ میں کیا جاتا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے مطلب کچھ لوگوں کو دیکھا، مطلب، اور اس میں دیکھا نہیں، یہ جو مطلب اس مصرے پہ جو ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ہاتھ کو سامنے کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، مطلب پورا ایکسپریشن وہ دکھا رہے ہیں۔ کبھی اس پر دھیان نہیں دیا؟ ظاہر سی بات ہے جو سنجیدہ ہوں گے وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہوں گے، اور آج کل جانتے ہیں کہ مشاعرے کیا ہو چکے ہیں، وہ مداری کا اڈا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس پر زیادہ اچھا کھیل دکھا پاتا ہے وہ کامیاب ہے، شعر سے مطلب نہیں ہے۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بہت پہلے بنائی تھی، مشاعروں میں کامیاب کیسے ہوں۔ ہاں، اسے میں نے کہا تھا مشاعرے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اچھا شاعر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لیکن سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو ماحول ہے تو اچھے شعراء جو بھی ہیں وہ ان کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ دیکھیے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اچھے جو شاعر ہیں وہ آج کل لوگوں کے درمیان نہیں قبول کیے جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ اور وجہ اور کچھ کمی اچھے شاعروں کی بھی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ان کو وقت کے ساتھ تھوڑا بہت چلنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ جو اچھے ہوتے ہیں نا، واقعی شاعر بہت خوددار ہوتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، اور جو واقعی شاعر ہوں گے وہ خوددار ہوں گے، تو وہ کسی کے آگے نہیں جاتے کہ ہم کو بھائی مطلب یہ کرو، ہم کو پروموٹ کرو، یہ کرو، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن وہ شاعر جو شاعر نہیں ہے وہ پروموشن کے لیے جاتے ہیں دوسروں کے پاس۔ میں نے کہا ہے خاص طور سے وہ جو پروگرام کرواتے ہیں نا، درمیان میں روکنا چاہتا ہوں آپ کو، چونکہ ایسا لگتا ہے کہ متشاعر اسی کو کہتے ہیں نا۔ جی ہاں جی، متشاعر کا ظفر کمالی صاحب کی نظم آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں انہوں نے کلیئر کہا ہے۔ تو جو شاعر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتی ہے، لیکن اب ابتدائی دور میں یہ سب نہیں چلتا۔ یاد رکھیے، ابتدائی دور میں میں آپ کو بتا دوں، منور رانا ایک بہت بڑا نام ہے، اردو کا بہت بڑا نام ہے۔ منور رانا صاحب کیا کرتے تھے، وہ بنا دعوت کے گئے تھے، کئی مشاعروں میں گئے تھے، بنا دعوت کے گئے تھے، کیونکہ جب تک لوگ ہم کو پہچانیں گے نہیں، جو دکھے گا نہیں وہ بکے گا کیسے؟ تو یہ ابتدائی دور میں ٹھیک ہے، ابتدائی دور میں آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اپنے اندر خودداری، مطلب جو شاعر اس طرح کے ہو جاتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی خودداری ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو مشاعروں کا حال ہے آج کل وہ بہت ہی برا ہے،
क्योंकि अगर मैं ख़ुद मुशायरा करवाऊँ और मुशायरे में मैं दावत दूँ 20 ऐसे शोरा को जो कहीं ना कहीं कन्वेनर हैं, जाहिर सी बात है वो 20 फिर हमको दावत देंगे। इस तरह का सिस्टम वहाँ चलता है। पहले ज़माने में जो मुशायरा हुआ करते थे उसमें अदब की तरवीज हुआ करती थी। मतलब क्या शेर होता था कि रख के मुँह सो गए उन आतशी रुखसारों पर, जब मिला चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। याद है कि वो दौर ऐसा था कि लोग रोते थे, छातियाँ पीटते थे, क्योंकि वो दिल से आवाज़ निकलती थी, दिल तक जाती थी। आजकल क्या है, मुशायरे में बस यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। लोग वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। आजकल मैं किसी भी इंसान का मेयार इस तरह पता लगाता हूँ कि मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे पसंदीदा शायर कौन है। अगर वो पसंदीदा शायर किसी ऐसे शायर को कहता है जो वाकई शायर हो तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये इंसान पढ़ा लिखा है। और अगर इसी ने किसी मुतशायर का नाम लिया तो मुझे एहसास होता है ये आदमी देखने में तो पढ़ा लिखा है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। सर, चूँकि आपने मुनव्वर राना साहब का नाम लिया तो मैं भी उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा भी बहुत पसंदीदा शायरों में से एक हैं। और मैंने उनको, मिराज फैज़ाबादी को और आपकी गज़लों को, इस तरह बहुत सारे शायर और उनकी गज़लों को मैंने पढ़ा। तो सर ऐसा लगता है कुछ लोग तो टोक भी दिए हैं कि ये मुनव्वर राना का तो शेर नहीं है ना। अब बताइए सर, मैंने मुनव्वर राना को कोई ऐसा वीडियो नहीं है यूट्यूब पर जिसको मैं देखा नहीं हूँ, या फिर आपकी वीडियो, या फिर मिराज फैज़ाबादी की, या फिर किताबी शक्ल में जो भी गज़लें शाये हुई वो सब मेरे पास मौजूद है। मैं उसका मुताला करता हूँ, तो चाहता हूँ कि हालात हाज़रा पे लिखूँ। देखिए, शायरी, मैंने कहा कि शायरी तो दिल की आवाज़ है, हमारे चाहने से नहीं होता है कुछ। मैं जब लिखता हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि अंदर से जो बेचैनियाँ होती हैं ना, वही सब कॉपी पर उतरने लगती हैं। ये कलम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता है, वो ख़यालात मेरे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। जहाँ जहाँ जिस तरह की ठेस लगी, जिन जिन हालात ने मुझे अंदर से मजबूर किया, वो सब वहाँ पर नोट होते रहते हैं। नज़्म बहुत आसान थी पहले, एक निदा फ़ाज़ली की नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जो शायरी होती है ना वो अपने आप नोट होती रहती है, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ता है। मेन यही है, जब तक आपके अंदर आपकी फ़िक्र में गहराई नहीं आएगी फिर आप सोचेंगे क्या। तो जब सोचेंगे तभी मतलब ये हो सकता है। और अगर कोई हमको बोल देता है कि आपका ये शेर गालिब से मिल रहा हो, जाहिर सी बात है मेरे लिए फ़ख्र की बात है। आपका ये शेर इनसे मिल रहा हो, क्या कहते हैं जो नाम आपने कहा, मुनव्वर राना से, जाहिर सी बात है। एक चीज़ और बता रहे हैं, शायरी में एक चीज़ और भी होती है, लोग दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गालिब के बहुत सारे कलाम आपको ऐसे मिलेंगे जो उनके पहले के शोरा कह चुके हैं। क्या गालिब को हम बोल दें कि उन्होंने कहीं से ले लिया है? नहीं। अगर हमारे ख़यालात किसी से टकरा जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शेर मेरा है। मेरी एक गज़ल का शेर है, बंद मुट्ठी में गिरेबान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। ये मंजर भोपाली की जो गज़ल है ना, लगभग यही है। और जब मेरी ये गज़ल शाये हो गई तब मैंने उनकी गज़ल को देखा तो लगा कि अरे ये तो लगभग वही है। मैंने उनकी गज़ल को पहले देखा भी नहीं था, लेकिन बाद में एहसास हुआ। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने एक कता लिखा था कि उसमें, चूँकि अभी तो याद नहीं है, लेकिन एक आखिरी शेर ये था कि अहद व पैमान की दुनिया के मकी हैं हम लोग, तोड़ना ही जो मुक़द्दर है तो वादा क्या है, ज़िंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। तो इसको तो लिख दिया था, लेकिन लगभग साल या 1.5 साल के बाद मैंने यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, तो इस तरह की पुरानी जो फिल्में हैं उसके नगमे इस तरह के पहला लाइन मेरे जो कता है उससे टैली कर गया। तो मुझे अफसोस हुआ कि लोग ऐसा न कहें कि ये चोरी कर लिया है। नहीं, इसको चोरी नहीं कहते हैं। ये
मतलब ये आपको इजाज़त है, आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिसरा तो आप किसी का भी ले सकते हैं। जब आप तज़मीन पे कलाम कहते हैं तो जाहिर सी बात है ले लेते हैं आप। तो तज़मीन पे जैसे नात शरीफ में एक शेर मेरा बहुत मकबूल हुआ था, दे दिया जिसने मुझे अपनी ग़ुलामी की सनद, दे दिया जिसने मुझे अपनी ग़ुलामी की सनद, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अब ये कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, ये तो मेरा नहीं है, ये तो हसन बरेलवी का है। लेकिन पहला मिसरा तो मेरा है, मैंने इस मिसरे को निभाया है, और जाहिर सी बात है ठीक ठाक निभाया, तभी तो लोगों ने कहा कि हाँ मतलब किसी की ग़ुलामी की सनद मुझे मिल चुकी है, मैं ग़ुलाम हूँ, इसकी सनद मेरे पास है। तो अगर हश्र में मेरी बेइज्जती होती है या मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मेरे आका को बुरा लगेगा। तो मैंने इस तरह मतलब ये कि इस ढंग से मैंने इसको किया। तो जाहिर सी बात है तज़मीन में आप तो दूसरे का मिसरा लेते ही हैं, ऐसे भी आपको इजाज़त है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो दो शायरों के एक ही हैं। तो ऐसा ये है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये मैं सर चूँकि मैंने इनकलाब के बहुत सारे मुशायरों में शेरी नशस्त में शरीक हुआ, उसे वहाँ पे 10 रोज़ या 15 रोज़ पहले एक तरही मिसरा दे दिया जाता था। मैंने बहुत सारे गज़लें उस पर कही है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ने के दौरान देखा कि कुछ शोरा का आपस में टकराव हो जाता था शेर का। होना ही है। देखिए कुछ काफ़िए ऐसे होते हैं ना, वो काफ़िया जाहिर सी बात है कुछ ऐसे होते हैं जिस पर जो भी कहेगा उसी तरह कहेगा, तो वो टकराव हो जाता है, उसमें कोई ये नहीं है। और ये जायज़ भी है, पूरी तरह से जायज़ है, ख़यालात का मिलना जायज़ है। तो अब एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत, उन्होंने कहा, बहुत ख़ास सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने कहा था सर आरिफाना कलाम कैसे लिखें। तो आपका सवाल इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से जवाब दे रहा हूँ कि आरिफाना कलाम तभी लिख सकते हैं जब आपको सच्चा लगाव होगा किसी की ज़ात से। अगर आपको लगाव हो, सच्ची मोहब्बत अगर आप करते हैं, अगर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम में कोई एक ऐसे तो होंगे जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते होंगे, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके इश्क में पागल हो जाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से मोहब्बत करते हैं अमीर खुसरू, तो वहीं से शुरू होती है ये रवायत, यानी आरिफाना कलाम की रवायत। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के, ये मोहब्बत है। और इसको शायरी से अलग रखा जाए क्योंकि इसको सिखाया नहीं जा सकता है। अगर आप आरिफाना कलाम लिखना चाहते हैं, जहन उस तरह का होना चाहिए। जब तक जहन उस तरह का नहीं हो फिर आरिफाना कलाम कैसे कहा जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, आप लिख सकते हैं। मैं तो नहीं जानता कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे तो पता नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि आप बहुत मोहब्बत करते होंगे, क्योंकि मोहब्बत ही तो इस तरह के सवालात पैदा करती है। तो आपने जब ऐसा सवाल किया तो जाहिर सी बात है आपके अंदर मोहब्बत होगी किसी ख़ास ज़ात से। तो आप मोहब्बत करें, मोहब्बत करने के बाद आप जो कुछ लिखेंगे, आप एक आम सी नज़म लिख दें, वही आरिफाना कलाम हो जाएगा। एक आम सी गज़ल हो जाए, वही आरिफाना कलाम हो जाएगा। उसमें मोहब्बत की गहराई होनी चाहिए। तो सर इसी के साथ मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़ हैं, उन्होंने मुझसे कई दफ़ा कहा कि आलम साहब मुझे भी शायरी सिखाइए। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको मैंने जवाब दिया कि देखिए शायरी क्या है, कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, ये गॉड गिफ्टेड। मैंने उनको कह दिया कि ये गॉड गिफ्टेड है और आपको सिखाने से ज़बरदस्ती नहीं आएगी। तो मैंने क्या सही उनको बताया? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए शायरी में हम क्या करते हैं, कोई इंसान अगर शायर होता है ज़ाहिरी तौर पर उसका मिजाज अगर इस तरह का है तब हम उसमें निखार पैदा कर सकते हैं। लेकिन शायरी कोई डांस नहीं है कि जिसको सिखाया जाए, शायरी कोई और क्रिकेट नहीं है या कोई दूसरा खेल नहीं है। शायरी वो इसका जुड़ाव हमारे जहन से होता है, हमारे मिजाज से होता है। कोई शायर है, जाहिर सी बात है उसने शुरुआत की है तो उसमें हम निखार पैदा कर सकते हैं, लेकिन किसी को हम शायर बना नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल जब तक उसके अंदर शौक़ नहीं होगा, जब तक खुदादाद मतलब सलाहियत नहीं होगी उसके अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसकी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
تو اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مفید مشوروں سے مجھے نوازا، اور امید ہے کہ یہ بات چیت اور لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوگی۔